चमकता हुस्न। और जब शुभम सोता है तो उसके कानों में छन छन की घुंघरुओं की आवाज आती है और एक बहुत मीठी आवाज उसे बुलाती है, शुभम मैं आ गई, तुम्हें खुश करने मेरे शुभम। और शुभम ये आवाज सुनकर जाग जाता है और देखता है कि कमरे में घूंघट किए पतली लचकती कमर के साथ इठलाते हुए एक लड़की आती है। तो आपने क्या सोचा था कि कामिनी कोई डरावनी सी भद्दी सी चुड़ैल है, पर नहीं, कामिनी के हुस्न के जाल से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, आप भी नहीं बच पाएंगे। आ जाओ मेरे लोगों, रात हो गई, आ जाओ मेरे पास, कामिनी तुम सबको प्यार करेगी। शुभम के सामने खड़ी हुस्न की मल्लिका शुभम को उसका दीवाना बना रही थी। कामिनी मेरी जान, आ जाओ मेरे पास, ये बिस्तर ऐसी मल्लिका का इंतजार कर रहा था। और कामिनी शुभम के ऊपर बैठकर उसे प्यार करने लगती है। तभी आहिस्ता से उसके गले को पकड़कर पीछे की ओर घुमा देती है। शुभम की हल्की सी चीख निकलती है और वो मर जाता है, जो पास से गुजर रहे रवि को सुनाई देती है। और रवि शुभम के कमरे की ओर जाता है। ये कैसी आवाज है? और रवि शुभम के कमरे की ओर बढ़ रहा था। कामिनी उसके पाँव की आवाज सुनकर मुस्कुराती है और शुभम की छाती में अपना मुंह डालकर उसका खून ऐसे पीती है जैसे वो कोई जूस हो। शुभम, अबे यार, तूने सबको इतना डरा दिया है कि मुझे तेरे रूम से अजीब आवाजें आ रही हैं। रवि ये कहता हुआ शुभम के कमरे में घुसता है, मगर वहां तो कोई भी नहीं होता। ये देख रवि वापस चला जाता है और रवि सीढ़ियों की ओर जाता है। आज तो यहाँ कोई भी नहीं है, क्यों ना उस बंद दरवाजे के पीछे का राज देख कर आऊं। और रवि उस कमरे के पास जाकर उसे खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, छत पर लटकी कामिनी को पता चल जाता है और वो उछलकर जमीन पर आती है, जिससे शुभम की लाश भी जोर से गिरती है और कामिनी अपना पूरा शरीर उल्टा कर चारों हाथ पांव से चलते हुए जोर से चीखती है और हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। कामिनी सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ती है। आ जाओ सभी, आज तुम सबको कामिनी की इस हवस के पीछे का राज बताती हूँ, आ जाओ। रवि इन अजीब आवाजों को सुनकर जैसे ही पलटता है, कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और रवि फिर जरा सी रोशनी जलाता है। अरे, ये दरवाजा तो जाम हो गया है, मैं तो अब यहाँ फंस गया हूँ। रागिनी अंजलि के साथ हुई हरकत से परेशान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी सूरज भी वहाँ आ जाता है। रागिनी, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, अंजलि ठीक हो जाएगी। और सूरज रागिनी के हाथ पर हाथ रखता है। तभी रागिनी को कुछ धुंधला सा नजर आता है। रागिनी अचानक अपना हाथ हटा लेती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ, अब इसे क्या हुआ है? और सूरज जैसे ही पलटता है, अपने पीछे गौरी को खड़ा पाता है। झटके से गौरी का पाँव लड़खड़ा जाता है, जिससे सूरज उसको अपनी बाहों में ले लेता है। गौरी का रूप एकदम गांव की सुंदरी जैसा था, लचीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें। सूरज खुद को गौरी का चेहरा सहलाने से नहीं रोक सका। जैसे ही सूरज का हाथ गौरी के चेहरे पर गया, गौरी शर्माकर खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। ये जो मैंने अभी देखा, उसमें मैं और सूरज थे, मगर ये कब की बात है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। रागिनी चलते हुए ऐसे सोच रही थी कि तभी रागिनी का हाथ कोई खींचकर उसे कोने में ले जाता है, जो कोई और नहीं, वही भद्दी बुढ़िया ही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोक ले ये सब, अभी भी मौका है नंदिनी, वरना कयामत की रात अभी दूर नहीं है। उस दिन अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो इस चुड़ैल की हवस की प्यास जन्मों जन्मों तक नहीं बुझेगी और फिर ना जाने ऐसे कितने ही मर्द उसकी हवस के आगे बलि चढ़ेंगे।
रागिनी कुछ सोच पाती कि उससे पहले ही वो बुढ़िया अंधेरे में ही गायब हो गई। ये कहाँ गई? दरवाजा तो बंद है, तो ये गायब कैसे हो गई? हो ना हो चुड़ैल तो यही है। रवि टॉर्च लेकर कमरे के अंदर की चीजों को देख रहा था कि तभी उसके पीछे खड़ी कामिनी चुड़ैल हंसती है। रवि नहीं जानता था कि वो इस कमरे में अकेला नहीं है। कोई तो राज है इस हवेली का जो मामा भी नहीं जानते हैं। रवि टॉर्च लेकर दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखता है जिस पर ढेर सारी धूल जमा थी। रवि अपने हाथों से धूल साफ कर देखता है तो वो इस हवेली की ही तस्वीर थी जिसमें एक हुस्न की मल्लिका खड़ी थी, जो कोई और नहीं वही कामिनी थी। रवि एक एक कर सारी तस्वीरें देखता है और फिर आखिरी तस्वीर से धूल साफ करता है। उस तस्वीर को देखते ही रवि के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और उसकी तो आंखें एकदम से बाहर ही आ जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? संजू और सैम भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सैम, क्या तुझे यहाँ डर नहीं लग रहा? डरना क्या है यार, तू भी ऐसी बातें कर रही है जैसे 21वीं सदी में चल रही ये सारी चुड़ैल वुड़ैल की कहानियाँ सच हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिल्म वगैरह छोड़कर यहीं रहने आ जाऊं। यहाँ तो नौकर भी है और सुंदर हीरोइन जैसी रिसेप्शनिस्ट भी है। तू नहीं सुधर सकता है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। और संजू पानी लेने जाती है। संजू देखती है कि थोड़ी देर पहले तो वो हवेली जगमगा रही थी, मगर अब ऐसी डरावनी और अंधेरे भरी हो चुकी थी। यार सैम, तू भी आ जाना, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। अब मैं नहीं आ रहा, और आते हुए कुछ खाने का भी लेते आना। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, कामिनी चुड़ैल भाग जा तू। संजू पूरी किचन में देख लेती है मगर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। ये कैसी बात है, यहाँ तो एक बूंद भी पानी नहीं है। संजू किचन में लगे नल को खोलती है पर उसमें पानी की जगह खून बह रहा था जिसके छींटे संजू के चेहरे पर गिर गए थे। संजू घबराती हुई जैसे ही मुड़ती है अपने पीछे लैंप लेकर खड़े बहादुर को देखती है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ लड़की, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी, खून, नल में से खून। घबराते हुए और संजू जब नल की ओर इशारा करते हुए दिखाती है तो वहाँ तो पानी ही था। अचानक हवेली में फिर से वही रोशनी भी आ जाती है। ये कैसे हुआ? लगता है मैं अब पागल हो रही हूँ। पानी चाहिए? वो भंडार गृह में भरा हुआ रखा है, आओ मेरे साथ, मैं दे देता हूँ। और संजू सहमी सहमी सी बहादुर के साथ साथ जाते हुए भंडार घर के पास पहुँच जाती है। भंडार घर के बगल में एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। संजू यूं ही उस कांच में झांककर खुद को देखती है कि तभी उसको कांच में अपने पीछे खड़ी एक ऐसी चीज नजर आती है जिससे वो सारी कहानी समझ चुकी थी। इसका मतलब है कि ये हवेली सच में ही हॉन्टेड है। संजू के बगल में खड़ा बहादुर कांच के भीतर चमगादड़ के रूप में नजर आ रहा था। संजू अंदर से डर तो गई थी मगर अनजान बनकर वहीं खड़ी रही। तभी बहादुर अपनी गर्दन पीछे घुमाकर बोलता है, ये लो मेम साहब, यहाँ से जो चाहे ले लो। और संजू को भंडार घर के अंदर धक्का दे देता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था। बहादुर दरवाजा बाहर से बंद कर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। संजू कमरे की रोशनी जलाती है और जैसे ही वो कमरे में देखती है उसके चारों ओर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। अब संजू समझ चुकी थी कि यहाँ आकर उन सब ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। दरवाजा खोलो, खोलो कोई, सैम मुझे बचा लो, सैम मैं मरना नहीं चाहती। तभी कोने में पड़ा रोहन का हाथ रेंगता हुआ संजू की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी ओर रोहन का कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। तो कामनी ने तो अपने जाल में लड़की को भी फंसा लिया। ही हा 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 हा। कोई भी नहीं बचेगा कामनी के प्रकोप से। सब मरेंगे हमारी ही तरह। हा 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 हा। तभी संजू के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। संजू पलटकर देखती है तो वो शुभम की लाश थी जो अब बाकी की जैसी ही हो चुकी थी। शुभम का आधा चेहरा सड़ चुका था। वो संजू की ओर देखकर मुस्कुराता है। हमारी भूतिया फैमिली में तुम्हारा भी वेलकम संजू।
और सारी लाशें एक साथ आकर संजू पर हमला कर देती हैं। रवि उस तस्वीर में देखता है कि कामिनी के साथ खड़े 2 लोग में एक सूरज और दूसरी लड़की रागिनी थी। तस्वीर पूरी 100 साल पुरानी थी, जिसमें नीचे लिखे नाम कामिनी, कुंवर जय और नंदिनी लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग यहाँ आए नहीं हैं, यहाँ लाए गए हैं। ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कामिनी पीछे खड़ी मुस्कुराते हुए अपनी नजरों से इशारा करके सामने रखी किताबों में से एक किताब रवि के सामने गिरा देती है। रवि किताब उठाता है और नाम पढ़ता है, हवेली का राज। इसका मतलब इस किताब से पक्का मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा। रवि वहीं बैठकर किताब पढ़ने लग जाता है और किताब खोलते ही रवि की आंखों के सामने सारी कहानी चलने लग जाती है। ये संजू की बच्ची पानी लेने गई है कि कुआं खोदने गई है? मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। लगता है अब खुद ही जाना पड़ेगा। और सैम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, दरवाजे पर खटखट होती है। सैम दरवाजा खोलता है तो सामने संजू खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ बर्तन से ढकी एक ट्रे रखी हुई थी। ये लो सैम। तो क्या संजू उन दरिंदों के बीच से बचकर आ गई और अब बारी सैम की है? जानने के लिए देखिए कामिनी का अगला भाग, हवेली के सारे राज खोलते हुए, SSG एनिमेशन हिंदी पर। ला 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 ला। क्यों, आप सब भी फंस गए ना कामिनी के हुस्न के जाल में? आओ मेरे पास, डरो नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। मैं आप सबको बहुत प्यार करूंगी और फिर एक एक करके सबका खून पी जाऊंगी। कहानी शुरू हुई। लो सैम, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ यार, भूख तो जोर की लगी है। और संजू वो ट्रे लेकर अंदर आ जाती है और सैम को देते हुए खुद बिस्तर पर बैठ जाती है। सैम जैसे ही ट्रे खोलता है तो देखता है उसके अंदर तो संजू का ही कटा हुआ सिर रखा था, जो उसे देखकर जोर से हंसती है। सैम डरते हुए सामने देखता है तो संजू तो बेड पर बैठी थी। तो फिर वो क्या था? सैम डर कर भागने लगता है कि तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और बेड पर बैठी संजू भी जोर से हंसती है। तभी ट्रे में रखा संजू का सिर हवा में उड़ता हुआ बेड पर बैठी संजू के पास जाता है और वो उसके बालों को हाथ से पकड़ लेती है। अब संजू की मुंडी दूसरी संजू के ही हाथ में थी। संजू की डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी वो मुंडी को दोनों हाथों से पकड़कर खाने लग जाती है। इंसान का जूस कितना स्वादिष्ट होता है। और देखते ही देखते संजू उसी चमगादड़ के विशाल शरीर में बदल जाती है और चमगादड़ सैम को भी अपने पंखों से मार मार कर घायल कर देता है। तो इस किताब में मुझे इस हवेली के सभी राज पता चल ही जाएंगे। तो कामिनी की कहानी आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी। हवेली के आलीशान कमरे में बैठी एक लड़की पर्दे की आड़ में सज रही थी। उसके आसपास खड़ी नौकरानियां उसे गहनों से सजा रही थी। तभी कमरे में एक और नौकरानी आती है। कुंवर साहब आ गए। क्या कहा? वो आ गए? तभी वो सामने रखा सामान इधर उधर फेंक कर गुस्सा करती है। तुम सब इतना धीमे काम क्यों कर रही हो? कुंवर आएंगे और मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे और अधिक सुंदर लगना है। बड़ी मालकिन, पर वो अकेले नहीं हैं। ये सुनते ही वो अपनी जगह से उठती है और पर्दे से बाहर आती है, जो कि कामिनी ही होती है। बड़ी मालकिन, कुंवर साहब किसी लड़की के साथ आए हैं। कामिनी ये सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाई और भागकर नीचे आ गई। कामिनी का पति कुंवर जय कामिनी की ओर देखकर मुस्कुराया। कामिनी,
ये नंदिनी है। इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इतनी बड़ी हवेली में ये भी रह लेगी। कामिनी नंदिनी की ओर देखती है। हाँ, इतनी साधारण सी लड़की, इससे ज्यादा तो मेरी नौकरानियों के पास जेवर है। जाओ, इस नंदिनी को भी एक कमरा दे दो रहने के लिए। और नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कामिनी कुंवर जय की ओर देखकर कामुक सी हंसी हंसती है। कुंवर साहब आइए, मैं कब से तड़प रही थी आपसे मिलने को। कितने दिन आपके बिना मुझे अकेले रहना पड़ा। और कामिनी कुंवर का हाथ पकड़कर उसको बेडरूम में ले जाती है और दोनों बिस्तर के अंदर चले जाते हैं और प्यार करते हैं। तभी जय को अचानक कामिनी के चेहरे में नंदिनी का चेहरा नजर आता है और वो बीच में उठकर चला जाता है। क्या हुआ जय, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। पर जय पलटकर कामिनी की ओर देखता भी नहीं है। इस बात से कामिनी का ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाता है। कुंवर, या तो आप मुझे प्यार करो, वरना मैं कहीं और मेरी भूख शांत करूंगी। मगर जय नंदिनी के बारे में ही सोचता हुआ वहां से चला गया। अब कामिनी का शरीर रोज प्यार के लिए तड़पने लगा और धीरे धीरे जय कामिनी से दूर होता चला गया। एक दिन कामिनी दो नौकरानियों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। आजकल कुंवर हमेशा ही नंदिनी के कमरे में ही रहते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द नंदिनी हमारी छोटी मालकिन बन जाएगी। कामिनी ये बातें सुनकर जल भुनकर राख हो गई। जय आज फिर से नंदिनी के साथ बैठा हुआ था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़कती है और नंदिनी डरते हुए जय के सीने से लग जाती है। जय नंदिनी को बाहों में जकड़ता हुआ बिस्तर तक लाता है। नंदिनी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। और दोनों का मिलन हो जाता है। तभी कामिनी दोनों को ऐसे बिस्तर में एक साथ देख लेती है और वो दिन इस हवेली का श्राप बन जाता है। कामिनी क्रोध में भरकर वापस आती है और कमरे में जोर जोर से चीखते हुए, सामान इधर से उधर फेंकते हुए अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है। तूने ये ठीक नहीं किया जय, तूने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी कामिनी जोरदार ताली बजाती है और महल के सभी नौकरों को अपने कक्ष में बुलाती है। उनमें से एक गौरव नाम का नौकर था जो अक्सर कामिनी को छिपकर देखता था और फिर वो कामिनी से बेहद मोहब्बत करने लग गया था। मगर था तो वो केवल एक नौकर, इस वजह से कभी कुछ नहीं बोल सका। गौरव भी उन्हीं लड़कों में शामिल था। कुंवर जय, देखना अब ये तेरे वंश का सर्वनाश होगा। कामिनी के बिखरे बाल और गुस्से से भरी आंखें उसे डरावना बना रही थी। ए लड़के, तुम अभी अपने कपड़े उतारो। नौकर डरते हुए अपने कपड़े उतार देता है और कामिनी उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ थामकर कमरे में बने उस गुप्त तहखाने के अंदर उसे ले जाती है और वहाँ की बत्ती जलाती है, जहाँ नीचे चारों ओर शैतानी चीजों के बीच में एक लाल रंग की सेज सजी थी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ महक रही। इस बिस्तर पर लेट जाओ और मुझे प्यार करो। और नौकर ऐसा ही करता है। उसके बाद तभी अचानक कामिनी एक खंजर उठाकर उसके सीने में जोर से मारने लगती है। तुम मेरी भूख शांत नहीं कर पाए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और कामिनी एक एक कर और भी नौकरों के साथ ऐसा ही करती है। उस दिन गौरव की बारी नहीं आती है और